तो आज देखते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, देन फिर सॉल्युबिलिटी पे आएंगे। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। अब जैसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करूं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होता है, तो अ सॉल्यूशन इन विच no more solute can be dissolved at that temperature। और अनसैचुरेटेड जैसे इसका उल्टा, माने ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट उसको उसमें डिजोल्व कर सके। अ सॉल्यूशन इन विच more quantity of solute can be dissolved without rising the temperature, मतलब बिना टेम्परेचर बढ़ाए आप उसमें ज्यादा से ज्यादा सोल्यूट डिजोल्व कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड, अदरवाइज सैचुरेटेड कहलाएगा। जैसे वाटर में आप शुगर या साल्ट, है ना, शक्कर या नमक जब डिजोल्व करते हैं तो 1 चम्मच, 2 चम्मच, 1 स्पून, 2 स्पून, 3 स्पून वो डालते जाए और डिजोल्व वो होते जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन आपने किया और उसके बाद अगर वो डिजोल्व नहीं हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस कहलाएगा। मैंने वाटर में मान लिया कि आपने 10 चम्मच, 10 स्पून आपने शुगर डाला, पूरा डिजोल्व हो गया, लेकिन उसके बाद अगर आप 11वां चम्मच डाल रहे हैं तो वो क्या होगा, फिर वो डिजोल्व नहीं हो पा रहा है, तो देन वो क्या कहलाएगा, आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशंस का। इसी से रिलेटेड टॉपिक्स है सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी बेसिकली क्या होता है, पहले मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट which can be dissolved in 100 gram of a solvent at a specified temperature is known as solubility. तो जितना ज्यादा से ज्यादा आप सॉल्यूट को डिजोल्व कर सकते हैं, जैसे वाटर में शुगर, तो वाटर जो होगा आपको उसको वो क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, और जो उसमें शुगर डाल रहे हैं वो आपका क्या होता है, सॉल्यूट होता है। प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो वाटर में जितना ज्यादा आप शक्कर को आप डिजोल्व कर सकें, विच कैन बी डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, मतलब वाटर कितना लेना है अपने को, 100 ग्राम लेना है। 100 ग्राम सॉल्वेंट में जितना ज्यादा आप सॉल्यूट को डिजोल्व कर सकते हैं वो उसकी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी होगी, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। जैसे अगर मैं सर सर ऐसा कंपलसरी है कि 100 ग्राम में सॉल्वेंट डिसॉल्व हो जाना चाहिए, या उससे ज्यादा भी हम ले सकते हैं? एक स्टैंडर्ड मान लिया, 100 ग्राम आपको सॉल्वेंट लेना पड़ेगा, वाटर 100 ग्राम ही लेना पड़ेगा। ओके सर। 100 ग्राम में जितना ज्यादा सॉल्यूट डिजोल्व होगा वो उस सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी कहलाएगी।
ना, उस सॉल्वेंट में उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी करवाएगी। मतलब इसको अगर मैं आगे और लिखूं, सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्यूट इन दैट सॉल्वेंट, उस सॉल्वेंट में उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। जैसे अगर मैं बात करूं कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट क्या होता है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर अगर मैं बात करूं, सॉल्युबिलिटी इन वाटर में कॉपर सल्फेट की सॉल्युबिलिटी तो क्या होगा 21 ग्राम, मतलब 100 ग्राम वाटर में 21 ग्राम कॉपर सल्फेट ही डिजोल्व हो सकता है। या पोटासियम नाइट्रेट K2NO, पोटासियम नाइट्रेट इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी होती है 32 ग्राम। पोटासियम क्लोराइड इसकी सॉल्युबिलिटी होती है 34 ग्राम। सोडियम क्लोराइड NaCl इसकी होती है 36 ग्राम। मतलब 100 ग्राम वाटर में आप NaCl मतलब नमक, 100 ग्राम वाटर में आप 36 ग्राम ही नमक आप डिजोल्व कर सकते हो। घर में प्रैक्टिकल करके देख सकते हो, 100 ग्राम वाटर ले लेना और नमक ले लेना 36 ग्राम और डिजोल्व करना, तो 36 ग्राम तक डिजोल्व कर सकते हैं मैक्सिमम, उसके बाद डिजोल्व नहीं होगा। अगर शुगर की बात करें, इसकी भी प्रैक्टिकल देख सकते हो शुगर की, तो टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, वाटर की टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं। ये सब कुछ डिजोल्व है, उसकी आप सॉल्युबिलिटी चेक कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन देखते हैं, 12 ग्राम ऑफ पोटासियम सल्फेट पोटासियम सल्फेट dissolved in 75 gram of water at 60 degrees Celsius. What is its solubility in water at that temperature? ठीक है, तो 12 ग्राम पोटासियम सल्फेट है, उसको डिजोल्व किया गया 75 ग्राम ऑफ वाटर में 60 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसकी सॉल्युबिलिटी आपको सॉल्युबिलिटी निकालना पड़ेगा। तो क्या कर रहे हैं, 75 ग्राम ऑफ वाटर dissolves 12 ग्राम ऑफ पोटासियम सल्फेट। तो 100 ग्राम वाटर में कितना हो जाएगा, डिजोल्व 12/75 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 4 जा दिट इज 16 ग्राम से सॉल्युबिलिटी हो गई। पोटासियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी कितनी हो गई, 16 ग्राम हो गई। मतलब 100 ग्राम में 16 ग्राम पोटासियम सल्फेट ही डिजोल्व हो गया। अब शायद इस क्वेश्चन से अच्छे से समझ में आया होगा, आया समझ में भाई अब इस क्वेश्चन से ना? यस सर। सॉल्युबिलिटी का बेसिकली मतलब क्या होता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी पे प्रेशर और टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है वो अपन देखते हैं। जैसे फर्स्ट, तो द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड यूजुअली इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे
तो सॉलिबिलिटी बेसिकली क्या होगा, इंक्रीज करेगा। सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड इंक्रीज, लिक्विड में सॉलिड की सॉलिबिलिटी इंक्रीज करेगी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे। एंड डिक्रीजेज ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, और टेम्परेचर डिक्रीज करोगे ये डिक्रीज करेगा, है ना। तो सॉलिड इन लिक्विड का मतलब, सॉलिड आप शक्कर ले लो और लिक्विड मतलब वाटर ले लो। तो ऑब्वियसली आप पानी में शक्कर घोर के गैस पे चढ़ा दो, टेम्परेचर हीट अप करो, तो शक्कर डालते जाओ तो दूध तो डिजोल्व होते जाएगा। सेकंड, अगर प्रेशर का फर्क नहीं पड़ता इस पे सॉलिबिलिटी पे, solubility of solids in liquid remains unaffected, remains unaffected by the change in pressure। प्रेशर कम हो या ज्यादा हो, सॉलिबिलिटी पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर अगर मैं बात करूं सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस, गैसेस की सॉलिबिलिटी इन लिक्विड, तो ये क्या होगा, डिक्रीज होगा ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस की सॉलिबिलिटी लिक्विड में डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट हेडिंग है फिजिकल एंड केमिकल चेंज, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता है और केमिकली चेंज का मतलब क्या होता है। तो फर्स्ट देखते हैं फिजिकल चेंज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज का मतलब होता है नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस में अगर फिजिकली चेंज हो जाए तो उसमें सब्सटेंस, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता फिजिकल चेंज में। मतलब ये अब उसको फिर ओरिजिनली आप अपने शेप पे ला सकते हो। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल्स आप समझ सकते हो, एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भाई फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता है। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है, आइस क्या होता है, सॉलिड होता है, उसको आप मेल्ट किया तो इसमें कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में हो गया। अब लिक्विड को फिर से आप फ्रिज में रख दो तो फ्रिज में आइस में चेंज हो जाएगा, तो कोई नया सब्सटेंस तो बना नहीं। सॉलिड ही लिक्विड में, लिक्विड ही सॉलिड्स में हो रहा है। मेल्टिंग ऑफ आइस, फ्रीजिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर को बॉयल करो, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और वेपर कंडेंस होकर फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, these are the examples of physical change। अब केमिकल चेंज किए, फिजिकल फिजिकल चेंज हो गया। अगर इसको और भी अगर बात करें तो इसको और भी क्या बोल सकते हैं, फिजिकल चेंज आर टेम्पररी चेंज। फिजिकली चेंज क्या होता है, टेम्पररी चेंज होगा। खुद भी देख सकते हो ना, आइस को अगर मेल्ट किया तो पानी में कन्वर्ट हो गया, और पानी को फिर से जमा दो तो आइस में हो जाए, तो टेम्पररी चेंज हुआ, परमानेंट तो चेंज हुआ नहीं कि भाई वाटर से आइस को मेल्ट किया तो वाटर में हो गया, वाटर से फिर आइस नहीं बना सकते। तो बेसिकली फिजिकली चेंज जो होता है वो टेम्पररी चेंज होता है, उसको फिर आप ओरिजिनल पर आप इजिली ला सकते हो। और केमिकल चेंज इसका उल्टा हो जाएगा, बेसिकली न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म।
न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। इसमें केमिकली चेंज होगा तो न्यू सब्सटेंस आपको फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे अगर इसकी मैं अगर बात करूं एग्जांपल से तो और आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फल का पकना। फिर सबसे बेस्ट एग्जांपल आप इससे समझो, फॉर्म्ड ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही का जमना। अमन, दही से दूध दूध बना सकता है क्या? नो सर। है ना? ये क्या हो गया? परमानेंट चेंज हो गया। दूध से दही तो बन जाएगा लेकिन दही से दूध कभी नहीं बन पाएगा। दिस इज द परमानेंट चेंज। तो ये क्या हो गया आपका? केमिकली चेंज हुआ। या और भी आप जनरल लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स है। अब एग्जाम में आएगा तो बहुत सारे एग्जांपल्स लिख सकते हैं। कुकिंग ऑफ फूड, आप खाना पकाते हैं किचन में तो एक बार खाना पका लो, सब्जी से काट पीट के सब्जी बना लो, तो क्या सब्जी से फिर वो कच्चे जो वेजिटेबल्स है वो बना सकते हैं क्या? नहीं बन सकता। तो दीज आर द परमानेंट चेंजेस होते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स है, इसमें मैंने चार पांच एग्जांपल आपको लिख दिया। बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को आप जला दो, फिर क्या आप जले हुए पेपर से फिर वो पुराने पेपर बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। दीज आर द परमानेंट चेंज। न्यू सब्सटेंस ऑफ फॉर्म मतलब केमिकल चेंज में क्या लिख सकते हो? केमिकल चेंज आर परमानेंट चेंज। केमिकली चेंज क्या होता है आपका? परमानेंट चेंज होता है। तो फिजिकली और केमिकली चेंज अगर डिफरेंस आ जाए तो आप लिख सकते हो। पहला डिफरेंस क्या लिखोगे? फिजिकली चेंज में नो न्यू सब्सटेंस और फॉर्म, केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस और फॉर्म, फिजिकल चेंज में टेम्पररी चेंज, इसमें परमानेंट चेंज। फिर और क्या लिख, और फिर इसमें क्या लिख सकते हैं अपन? फिजिकली चेंज में इट इज रिवर्सेबल। रिवर्सेबल मतलब पानी से बर्फ और बर्फ से पानी बना सकते हो। और इधर क्या हो जाएगा? इरिवर्सेबल, माने आप लौट के फिर नहीं बना सकते। माने एक बार दही से दूध से दही बन गया, दोबारा फिर नहीं बन सकता। तो तीन डिफरेंस हो गया। और चौथे डिफरेंस में एग्जांपल लिख दो। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर मतलब मिक्सचर को आपको सेपरेट करना है। तो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर मतलब मेथड, मेथड टू बी यूज टू सेपरेटिंग द मिक्सचर। तो कोई भी मेथड आप यूज करोगे मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए, तो बेसिकली ये किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, नेचर ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट, कंस्टिट्यूएंट पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सा मेथड लगा सकते हो। मतलब मिक्सचर जो है किस किस से मिलके बना हुआ है उस चीज पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते हो। कुछ में आप फिजिकल प्रोसेस के थ्रू अलग कर सकते हैं, कुछ में आपको केमिकल प्रोसेस लगाना पड़ेगा, तब जाके अलग हो जाएंगे। अगर फिजिकल प्रोसेस अगर बात करें फिजिकल फिजिकल प्रोसेस की अगर बात करें तो फिजिकल प्रोसेस में क्या हो जाएगा आपका? सब्लिमेशन प्रोसेस। सब्लिमेशन क्या होता है ऑलरेडी बताया हुआ है।
तो फिजिकल प्रोसेस में कौन से सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट मिक्सचर को अलग कर सकते हैं? सब्लिमेशन, मैग्नेट, सॉल्वेंट्स, फिल्ट्रेशन, इवोपरेशन, क्रिस्टलाइजेशन। तो फिजिकल प्रोसेस में ये सब आप मेथड्स आप यूज कर सकते हैं। डिस्टिलेशन, तो ये सब मेथड से आप फिजिकल प्रोसेस से पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या क्या अपने को देखना, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स में अपन देखेंगे फर्स्ट मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स, दो सॉलिड का मिक्सचर। सेकंड मिक्सचर ऑफ ए सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड का मिक्सचर। थर्ड मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड। ये तीन तरह का देखेंगे अपन कि सॉलिड सॉलिड मिक्स कर रहा है तो कैसे अलग करेंगे, लिक्विड लिक्विड मिक्स कर रहा है तो कैसे अलग करेंगे, और सॉलिड लिक्विड को आप मिक्स कर दोगे तो कैसे अलग करेंगे। तो वन बाय वन सारे पॉइंट्स अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दो सॉलिड के बीच में। तो हेडिंग विल बी सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स, टू सॉलिड से मिक्सचर को अलग करना। तो कौन कौन से मेथड अप्लाई कर सकते हैं दो सॉलिड को अलग करना है? तो फर्स्ट मेथड अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग अ सुटेबल सॉल्वेंट, सुटेबल बाय यूजिंग अ सुटेबल सॉल्वेंट यूज करके। सेकंड बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, सब्लिमेशन प्रोसेस लगा दें। थर्ड बाय यूजिंग अ मैग्नेट। ये तीन मेथड से आप सॉलिड को सॉलिड से अलग कर सकते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं इसमें बाय यूजिंग अ सुटेबल सॉल्वेंट। तो भाई सुटेबल सॉल्वेंट यूज करके कैसे अलग कर सकते हैं वो देखते हैं। जैसे ये मैंने इसमें वाटर रखा, दिस इज वाटर, और वाटर और इसमें अपन ने शुगर मिला दिया, वाटर, दिस इज शुगर, और दोनों को मिक्सअप कर दो। है ना? अब देख रहे हैं कि शुगर जो है, शुगर वाटर में सॉल्युबल है, लेकिन सैंड जो है दिस इज द इनसॉल्युबल इन वाटर। तो अगर शुगर मिला दिया और इसमें अपन ने क्या किया, इसमें सैंड भी मिला दिया, दिस इज सैंड, सैंड भी मिला दिया, तो वाटर में शुगर भी मिला दो और सैंड भी मिला दो। अब इसको सेपरेट करना है। तो मालूम है कि शुगर जो होता है वाटर में सॉल्युबल होता है और सैंड जो होता है वाटर में इनसॉल्युबल होता है। तो शुगर तो पूरा सॉल्युबल हो जाएगा लेकिन सैंड सॉल्युबल होगा नहीं। तो पहले तो आपको छान के सैंड को अलग कर दो, जो बचेगा उसको गर्म कर लो, वेपर के रूप में वाटर मिल जाएगा, और जो पूरा शुद्ध ड्राई हो जाएगा उसको आप जमा दो तो उससे आपको शुगर मिल जाएगा। तो इस तरीके से दो सॉलिड को, मतलब आप सैंड और शुगर को वाटर से
अलग कर सकते हैं। सेकंड है बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन प्रोसेस से आपको अलग करना है। तो सब्लिमेशन एक एग्जांपल तो मैंने बता दिया, मिक्सचर ऑफ सैंड और शुगर। बाकी और भी एग्जांपल इसके देख लेना। सेकंड एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड सैंड। अब देखो सेकंड मेथड अपन देखते हैं, प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन प्रोसेस से दो सॉलिड पार्टिकल को कैसे अलग करेंगे। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सब्लिमेशन होता क्या है। तो सब्लिमेशन क्या होता है? बेसिकली आप सॉलिड को डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द हीटिंग। सॉलिड को आप वेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द हीटिंग। फिर आप वेपर को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द कूलिंग। दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। इसी को कहते हैं सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन का यूज बेसिकली to separate those substances from a mixture which sublime on heating। मतलब वैसे सब्सटेंस को अपन सब्लिमेशन प्रोसेस यूज करेंगे जो सब्सटेंस गर्म होने पे सब्लिमाइन इजी हो सके। अब इसके लिए क्या एग्जांपल आप ले सकते हो? बेसिकली सब्लिमेशन के लिए अमोनियम क्लोराइड लिख लो, NaCl, आयोडीन ले लो, कैम्फर ले लो, नेफ्थलीन ले लो, एंथ्रासीन ले लो। दीज आर द सबलाइम। हीटिंग करने पर दीज आर द सबलाइम हो जाता है। तो इसको अपन सब्लिमेशन प्रोसेस में यूज कर सकते हैं। तो सभी सब्सटेंसेस सब्लिमाइन नहीं होते हैं। जो मैंने बताया उसमें से अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फर, नेफ्थलीन और एंथ्रासीन, दीज आर द सबलाइम, इजिली हो सकती है। तो ये सब भी यही सब अपने को भी याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जैसे सबलाइम के लिए अगर सब्सटेंस सच है, जैसे क्या लिया मैंने, कॉमन साल्ट ले लिया, NaCl, सैंड ले लिया, आयरन के टुकड़े ले लिए, मतलब आयरन फ्लिंज ले लिया, फिर सल्फर ले लिया, ये सब चॉक। इसको आप हीटिंग करोगे तो डू नॉट सबलाइन और हीटिंग करने से सबलाइन नहीं होगा। तो जो हीट करने से सबलाइन हो जाएंगे वो सब्सटेंस कौन कौन से मैंने बताया आपको? अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फर, नेफ्थलीन और एंथ्रासीन। इसमें क्या होता है कि सबले में तो जैसे कि एक सब्सटेंस जो सबलाइन हो रहा है और एक सब्सटेंस जैसे सबलाइन नहीं हो रहा, मिला दो और जब हीट करोगे तो जो सबलाइन हो जाएगा वो अलग हो जाएगा, तो जो सबलाइन नहीं होगा तो सेटल डाउन हो जाएगा। थर्ड मेथड क्या है? थर्ड मेथड तो अगर ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, बाय यूजिंग अ मैग्नेट। तो बेसिकली ये मैग्नेट प्रोसेस कहाँ यूज करेंगे? वहां यूज करेंगे जहां आयरन फ्लिंजेज है, मैंने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाले सब्सटेंस, तो वहां पर मैग्नेट ले लेंगे और जो भी आयरन के सब्सटेंस वो मैग्नेट में चिपक जाएंगे और फिर उसको अपन अलग इजिली कर सकते हैं। मतलब वैसे मिक्सचर में मैग्नेटिक प्रोसेस यूज करेंगे जिस मिक्सचर में आयरन होना चाहिए। तो उस मिक्सचर से अपन आयरन वाले जो पार्ट्स होंगे वो इजिली अलग कर सकते हैं। तो बेसिकली ये वाला इंडस्ट्रीज वगैरह बहुत ज्यादा यूज होते हैं
सर हाँ सर हम सॉलिड्स में हैंड पिकिंग भी तो कर सकते हैं। हाँ, लेकिन उसमें अब वाटर में मिलाओगे तो कहाँ से करोगे हम। अपन क्या लिखे, बायोजिन सुटेबल सॉल्वेंट लिखे ना, तो सॉल्वेंट मतलब लिक्विड लेना पड़ेगा, तो फिर उसमें तो आपको ये जैसे सैंड और शुगर और वाटर में डाला, तो जैसे मैंने बताया वैसे ही करना पड़ेगा। और सब्लिमेशंस का मतलब आपका हीटिंग्स एंड कूलिंग प्रोसेस से ही कर सकते हैं। और बायोजिंग में मैग्नेट है, तो मैग्नेट तो हैंड पिकिंग कर सकते हैं, लेकिन हैंड से कितना ज्यादा उठाओगे। इससे अच्छा कि टाले बड़े बड़े जितने भी रहते हैं उसमें मैग्नेट घुमा दो, तो जितने भी आयरन दे रहेंगे वो सब उसमें चिपक जाएंगे, तो आयरन वाले सब अलग हो जाएंगे। तो बड़े बड़े स्क्रैप जो होते हैं, स्क्रैप इंडस्ट्रीज होते हैं जहाँ स्क्रैपिंग इकट्ठे होते हैं, तो आयरन को अलग करने के लिए बेसिकली यही मेथड यूज करते हैं। बड़े बड़े मैग्नेट्स अपन ले जाते हैं स्क्रैप में, और उसमें जो लोहे वाला जो सामान होता है वो उसकी तरफ इजिली अट्रैक्ट हो जाता है। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ ए सॉलिड एंड ए लिक्विड। अब लिक्विड में सॉलिड मिक्स, इसको अलग करना, तो कौन कौन से मेथड लगाएंगे इसको अलग करने के लिए। फर्स्ट मेथड है फिल्ट्रेशन, छान के अलग कर सकते हैं, बाय द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन। सेकंड है बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। थर्ड बाय इवोपरेशन। फोर्थ बाय क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट है बाय क्रोमेटोग्राफी, and next one is by distillation। डिस्टिलेशन, तो इतने सारे प्रोसेस है जिसके थ्रू आप लिक्विड से सॉलिड को, लिक्विड से सॉलिड को अपन सॉलिड लिक्विड मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। अब जैसे फर्स्ट तो ठीक है बाय द फिल्ट्रेशन, तो बाय द फिल्ट्रेशन में जैसे फिल्टर पेपर होता है, जैसे अपन चाय बनाते हैं तो चाय चाय बनाते हैं, चाय बनाने के बाद चाय पत्ती को अलग करना है तो भी चाय छन्नी का यूज करते हैं, तो उसमें एक तरह से जालीदार नुमा फिल्टर पेपर ही लगा हुआ रहता है। तो जो हेवी पार्ट जो लिक्विड्स रहेंगे, लाइटर पार्टिकल जो लिक्विड रहेंगे वो तो नीचे आ जाएगा जार में, और जो हेवी पार्टिकल्स रहेंगे वो चाय छन्नी जो फिल्टर पेपर रहेगा ना, वो ऊपर के ऊपर ही रह जाएगा। इस तरीके से फिल्टर पेपर से आप अलग कर सकते हैं, है ना। तो इसके थ्रू कौन सा करोगे, चॉक एंड वाटर मिक्सचर। चॉक एंड वाटर मिक्सचर को फिल्टर पेपर से इजीली अलग कर सकते हैं, या सैंड एंड वाटर, सैंड एंड वाटर को भी फिल्ट्रेशन से आप अलग कर सकते हैं। तो मतलब फिल्ट्रेशन में बेसिकली क्या यूज कर, कौन सा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ ए सॉलिड एंड अ लिक्विड। तो फिल्ट्रेशन मेथड कहाँ यूज करोगे आपको, जहाँ हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो सॉलिड और लिक्विड्स का, वहाँ फिल्ट्रेशन मेथड आप यूज कर सकते हैं। माने फिल्ट्रेशन पेपर वहां कभी यूज नहीं करेंगे जहां सॉलिड सब्सटेंस जो है लिक्विड में पूरी तरीके से डिजोल्व हो जाए। जैसे वाटर में शक्कर आप डिजोल्व कर दो, पूरा का पूरा शक्कर घुल जाएगा, तो वहां थोड़ी चाय छन्नी से अलग हो जाएगा, वहां फिल्टर पेपर यूज ही नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि वो अलग नहीं होगा। मतलब फिल्ट्रेशन पेपर वही यूज करेंगे जहां हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो, ये हमेशा ख्याल रखना। नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगेशन। इसके पहले वाले का मैं क्वेश्चन भेज दूंगा, क्वेश्चन कर लेना।
फिर यस सर। ना फिर नेक्स्ट क्लास में ये जो मैंने मेथड पढ़ाया ये सारे मेथड डिस्कस कर लेंगे, तो फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये आ रहा है क्या?